Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and we are going to continue the next part of our class 11 Political Science, chapter 6 Judiciary. अब देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें. सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर कि जो आज के समय पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो मोर एंड मोर एक्सेप्टेबल बनता जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज के लिए. बहुत सारे कोर्ट्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, पर्टिकुलरली अगर हम साउथ एशिया अफ्रीका की बात करें तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो क्या है कि उसके अंदर वो चीज़ इंक्लूड होने की बात हमेशा से कही जा रही है, उसकी लोग इम्पोर्टेंस जो है वो समझ रहे हैं. सो साउथ अफ्रीका के अंदर फंडामेंटल राइट है सिटीजन का कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने लाया जाए अगर किसी के भी वो राइट को वायलेट करता है तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी ऑब्वियसली बात है जुडिशियल एक्टिविज्म एक बड़े लेवल पे. सो ये कह रहे हैं कि क्या आपको याद है जब हमने राइट्स पढ़े थे तो हमने क्या देखा था कि जो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है उसके बारे में बात करी गई थी, जिसके अंदर प्रोहिबिट किया गया था, रोक लगाई गई थी फोर्स लेबर पे. आप ह्यूमन फ्लैश यानी कि ह्यूमन स्किन पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ह्यूमंस का ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, चिल्ड्रन को हेजार्डस जॉब में आप नहीं लेके जा सकते हैं. बट क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि आप कैसे जानोगे कि किसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं और कैसे आप कोर्ट को अप्रोच करोगे. तो समटाइम्स क्या होता है कि जिसके राइट जो हैं वो हर्ट हो रहे होते हैं, वायलेट हो रहे होते हैं, तो उसको खुद ही नहीं पता होता कि उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं. सो इस केस में जो PIL है या जुडिशियल एक्टिविज्म है इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसने सारी वायलेशंस को दूर किया है. सो दस द कोर्ट कंसिडर्ड अ होल सेट ऑफ केसेस, कोर्ट ने पूरे सेट ऑफ केसेस को स्टडी किया और बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगाई, जैसे कि आप जेल में कैसा बिहेव रखें उन लोगों के साथ. क्योंकि हम क्या देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर और मोस्टली इंडिया के अंदर जो जेल के अंदर जो लोग हैं उनके साथ पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा है. बहुत सारे अच्छे केसेस हमारे सामने इससे रिलेटेड नहीं आते हैं, हमारे सामने निगेटिव सेट ऑफ इमेजेस आती है. इन ह्यूमेन कंडीशन स्टोन क्वेरीज में आप अच्छी कंडीशन में वर्क करवाएं लोगों से, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो बच्चों का, और ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करी गई है. अब देखिए जुडिशरी एंड पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो क्या बात इसमें कही जा रही है. तो अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट, जो कोर्ट है वो एक्टिव है सीकिंग टू प्रिवेंट सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस. यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो राइट्स की बात कर रहा है जुडिशरी इस बारे में भी बात कर रहा है कि कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से सबवर्ट करके, गलत तरीके से कोई चीज़ फ्रेम आउट करके अपने पॉलिटिकल करियर के लिए उसको फ़ायदा ना पहुंचवाए. कि जैसे मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूल में है, उसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है और उसने अपने हिसाब से चीज़ें का इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस में जो एक तरीके से उसका फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं. So thus areas that were considered beyond the scope of judicial review, जैसे कि power of president and governor, were brought under the purview of the courts. So पहले क्या होता था, जो प्रचलन था वो क्या था कि बहुत सारी चीज़ों को कोर्ट से दूर रखा जाएगा. जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उसको कोर्ट में नहीं क्वेश्चन करोगे आप, बट ये सब भी आज के समय पे कोर्ट के परव्यू के अंदर है. सो बहुत सारे इंस्टांसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, जिसने एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को डायरेक्शन दिए थे कि किस तरीके से वर्क किया जाएगा. इसने CBI को डायरेक्शंस दिए कि किस तरीके से केसेस का इन्वेस्टिगेशंस हो अगेंस्ट पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स. बहुत सारे केसेस है जैसे कि हवाला केस हो गया, नरसिम्हा राव केस हो गया, या फिर इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप केसेस हो गए. बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे केसेस हैं. आपने हो सकता है इन सब केसेस के बारे में थोड़ा बहुत सुना भी हो. और बहुत सारे इसमें जो है ये जो इंस्टेंसेस है, जो एग्जांपल है, प्रोडक्ट किसका है, जुडिशियल एक्टिविज्म का. अगर जुडिशरी एक्टिव नहीं होती, जुडिशरी के पास एक्टिव होने की पावर नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाती. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है किस चीज़ पे बेस्ड है, एक डेलीकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंस. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन
कि एक तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक जो ब्रांच है वो ओवर पावर हो जाए। कभी भी एग्जीक्यूटिव ओवर पावर नहीं हो सकती, कभी भी जुडिशरी ओवर पावर नहीं हो सकती, ना ही कभी लेजिस्लेचर ओवर पावर हो सकता है। यानी कि ईच एरिया ऑफ जो और ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसको क्लियर आइडिया है अपनी फंक्शनिंग का, उसको अपना एरिया ऑफ फंक्शनिंग पता है। सो पार्लियामेंट सुप्रीम है इन मेकिंग लॉ, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव है इम्प्लीमेंटिंग देम, while जुडिशरी सुप्रीम है सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड डिसाइडिंग वेदर कि जो लॉज हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं या नहीं बने। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर का आप समझिए, इन्होंने कंक्लूजन इन 3 लाइन के अंदर दे दिया। इतना क्लियर कट डिवीजन है पावर का, फिर भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पार्लियामेंट एंड जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में वो रिकरिंग है, यानी कि वो लगातार बेसिस पे हो रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लगातार बेसिस पे होने के क्या रीजंस हैं? बहुत सारे रीजन होते हैं। हमने अभी अर्लियर देखा था कि कई बार एग्जीक्यूटिव चीज़ें रॉन्ग करती है और उसको राइट करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की ही हो जाती है। अब बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो एमर्ज आउट हो सकते हैं पार्लियामेंट में जुडिशरी में, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट की पावर जो थी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बात आई थी। अब इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन, एक कंट्रोवर्सी अराइज होती है ओवर द पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी। पार्लियामेंट की पावर के उसको क्या था कि उसको राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट करना था। पार्लियामेंट्री वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस की जो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस आए ताकि लैंड रिफॉर्म्स हो सके। पहले क्या था, बहुत ही इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था, बहुत ही बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी लैंड थी, कुछ लोगों के पास लैंड थी ही नहीं, और जिनके पास लैंड थी उन्होंने इलीगल तरीके से कब्जा रखी थी। कोर्ट ने हेल्ड क्या किया कि पार्लियामेंट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट। अब पार्लियामेंट बोल रहा है कि ये राइट हटाने का जरूरत है, कोर्ट बोल रहा है कि ये राइट आप हटा ही नहीं सकते हो। पार्लियामेंट ने ट्राई किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का, पर कोर्ट ने कहा कि एक अमेंडमेंट जो है, सिर्फ एक अमेंडमेंट लाने से आप फंडामेंटल राइट किसी का नहीं ले सकते हो। आपस में बहस चल रही है बड़े लोगों की, आप इमेजिन कर पा रहे हैं वो सिचुएशन को। So following issues were at the center of controversy between parliament and judiciary. क्या क्या मुद्दों पे बहस चल रही थी, क्या क्या बातों पे बहस चल रही थी कि स्कोप क्या है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का, यानी कि किस हद तक आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। अब व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू कर्टेल, एब्रिज एंड एब्रोगेट फंडामेंटल राइट। क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट को नष्ट कर सके? व्हाट इज स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट की पावर किस हद तक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। और क्या कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज इन एब्रिज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल एनफोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। यानी कि क्या जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकता है, फंडामेंटल राइट को हटा सकता है, एनफोर्स करते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारी बहस चली थी, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1967 एंड 1973 ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो कंट्रोवर्सी था बहुत फेमस हो गया था। लैंड रिफॉर्म्स के अलावा जो लॉज थे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने अभी देखा था क्या होता है कि आपको किसी को गिरफ्तार करना है पर उसने कोई गुनाह नहीं किया है, आप सिर्फ शक की बिना पे उसको कस्टडी में रख सकते हैं कि मुझे डर है कि ये इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। इसके ऊपर बहस चली थी। लॉज जो थे जिसके अंदर आप जॉब्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर जो थे वो मुद्दे उठे थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी को किस तरीके से एक्वायर किया जाए पब्लिक पर्पस के लिए, और जो लॉ थे जो डिसाइड करे थे कंपनसेशन क्या दी जाए अगर आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेजिस्लेचर और जुडिशरी में अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट्स उस समय पे हो रहे थे। 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया इन रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी सिंस देन। यानी कि इस फैसले के बाद से जो पार्लियामेंट और जुडिशरी का रिलेशन था, पार्लियामेंट्री जुडिशरी का एक तरीके से चीज़ों पर बहस करने का मुद्दा हुआ करता था, उसमें बहुत ही एक हिस्टोरिक डिसीजन था। केस फेमस नाम था केशवानंदा भारती केस के नाम से। ये केस याद रखना, 11th में हो आप, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, यूपीएससी कर रहे हो या उसके बाद भी, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस के अंदर
जो कोर्ट था उसने क्या रूल किया कि एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड नोबडी नॉट इवन पार्लियामेंट कैन वायलेट दिस स्ट्रक्चर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक बातें करी गई है, जो बेसिक स्ट्रक्चर रखा गया है, उसके अलावा आप चीजों को अमेंड कर सकते हो, उसके अलावा आप चीजों को चेंज कर सकते हो, बट उसके अगर अंदर कोई बात आती है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात आती है, देन यू कैन नेवर चेंज इट। आप इसको नहीं चेंज कर सकते हो। और कोर्ट ने दो और चीजें करी। पहले इसने क्या कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था, इसीलिए आप ठीक है इसे हटा दो। तो राइट टू प्रॉपर्टी तब से फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया गया उसको। सेकेंडली कोर्ट ने रिजर्व किया इटसेल्फ टू राइट टू डिसाइड दैट समथिंग इज बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। देखो बेटा, चाल देख रहे हो आप जुडिशरी की। जुडिशरी ने क्या कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते हो। तो भैया 4 जने पूछ रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर हमें बता तो दो क्या है, उस मुद्दों पे हम बात ही नहीं करेंगे। जुडिशरी ने कहा ना बेटा ना, हम नहीं बताएंगे, ये तो हम अपने पास रखेंगे। तुम हमारे पर केस लेके आओ, फिर हम उसको स्टडी करेंगे, फिर हम बताएंगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। मतलब खेल गया जुडिशरी, ये समझो आप। तो ये केस था, ये बेस्ट एग्जाम्पल है हाउ जुडिशरी यूजेस इट्स पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जुडिशरी ने किस तरीके से जो अपनी पावर है उसको स्टडी किया था ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट कर सकें। अब जो रूलिंग है इसने चेंज कर दिया द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जैसे कि हमने अर्लियर स्टडी किया था, राइट टू प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन 1979। 1979 के अंदर ले लिया गया ये। एंड दिस ऑल्सो हेल्प इन चेंजिंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब कुछ इश्यूज थे वो स्टिल रिमेन अ बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि बीच में अब भी ये मुद्दे बन रहे थे। कुछ केसेस थे, क्या क्या केसेस थे? कैन जुडिशरी इंटरवीन इन एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर? क्या लेजिस्लेचर अगर कोई काम कर रहा है तो जुडिशरी उसके अंदर इंटरवीन कर सकती है? इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है टू गवर्न इटसेल्फ एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि पार्लियामेंट को खुद को ही गवर्न करना होता है, अपने जो मेंबर के बिहेवियर है उनको रेगुलेट करना होता है। सो लेजिस्लेचर पनिश कर सकती है एक पर्सन को जिसके अंदर जिसने कुछ ऐसा किया होगा कि जो लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है। सो कैन अ पर्सन जो कि गिल्टी है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का, क्या उसको कोर्ट तक लेके जाया जा सकता है? क्या जो मेंबर है लेजिस्लेचर का अगेंस्ट होम जो लेजिस्लेचर हैज टेकन डिसिप्लिनरी एक्शन, क्या वो कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकता है? सो दीज इश्यूज आर अनरिजॉल्व। आज भी ये मुद्दे अनरिजॉल्व हैं एंड मैटर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड क्या करता है कि जो कंडक्ट ऑफ जजेस हैं वो आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते, यानी कि आप नहीं डिस्कस कर सकते कि जज ने कैसा बिहेव किया, उस जज ने कैसा बिहेव किया। There have been several instances जहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैव कास्ट एस्पर्जन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। कुछ ऐसे केसेस आए थे जब उसने सवाल उठाया था कुछ थोड़ा बहुत कि जुडिशरी भाई ऐसे कैसे कर सकती है। सिमिलरली जुडिशरी ने भी क्रिटिसाइज किया लेजिस्लेचर को और इशू किया इंस्ट्रक्टिव टू द लेजिस्लेचर अबाउट कंडक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस कि भैया ये क्या कर रखा है, ये क्या तबाही मचा रखी है, ढंग से आप एक बहस नहीं देख सकते, जूतेबाजी पत्थरबाजी चलने लग जाती है वहां पे लोगों की। जो लेजिस्लेचर थे सी दिस एज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सवेरेनिटी। अब लेजिस्लेचर्स को क्या लगा कि ये तो जी हमारे पार्लियामेंट्री सवेरेनिटी को वो क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं। अब ये जो इश्यूज थे, दीज इशू इंडिकेट हाउ डेलिकेट द बैलेंस बिटवीन एनी टू ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज। अब जो बैलेंस है वो मेंटेन करना कितना डेलिकेट है ये आप देख सकते हैं, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द अदर। तो आपको बैलेंस बना के भी रखना है, आपको एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करना है, एक दूसरे का अथॉरिटी को भी रिस्पेक्ट करना है। तो देर आर वेरियस थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। So this is the conclusion of the chapter. What we have studied the role of judiciary कि किस तरीके से जुडिशरी इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्प करती है। बहुत सारी टेंशन है जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में, बट फिर भी जुडिशरी ने अपनी कंसिडरेबिलिटी जो है वो बना के रख रखी है, उसको कोई सवाल नहीं उठा सकता। सेम टाइम पे देयर आर मेनी मोर एक्सपेक्टेशन की जुडिशरी से और जो आपके ऑर्डिनरी सिटीजन है,
Then how it is possible for many to get acquittals and witnesses change with their testimonies to suit the wealthy and mighty. बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठते हैं जब हम बात क्या कहते हैं कि जुडिशरी जो है न्याय सिर्फ अमीरों के लिए, न्याय गरीबों का नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आज भी पब्लिक उठाती है जिसके जवाब अनकहे हैं। आपने इस चैप्टर में देखा कि जुडिशरी जो इंडिया का है वो बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। इस पावर ने जो है वो जनरेट किया है बहुत सारे होप्स इसके अंदर से। जुडिशरी जो है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जानी जाती है। बहुत सारे जुडिशरी ऐसे डिसीजन लेती है जो सब चीज़ें बदल के रख सकती है। तो हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी हिंजेस ऑन द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, कि किस तरीके से सबके अंदर बैलेंस बना रहता है और किस तरीके से सब लोग जो हैं वो वर्क करते हैं। ये चैप्टर हमारा इस तरीके से फिनिश होता है। इसका अगला चैप्टर हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है क्लास 11th हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश। अब इन सब से जुड़ी सारी अपडेट्स अगर आप चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी वीडियोस आए आप तक बहुत सबसे जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।